फाइट मेजरली आरएसएस और सीपीएम के लोगों के बीच में थी। लड़ाई दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उस टाइम पर 140 डेथ रिपोर्ट्स हुई थी। जो लाल डेंगा था, जो वहाँ की मिजो पॉपुलेशन थी, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उन्हें टारगेट करता था। उनकी वाइफ अरुणी डोवाल जिनके लिए खाना बना रही होती है, उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि असल में वो एक मिलिटेंट है। हूप कुक जो कि यूएस की सीआईए एजेंट थी, वो वहाँ की रानी बन जाती है। वहाँ के एक लोकल ने इन्हें ऐसा हिंदू आइडेंटिफाई कर लिया था। ये बात है 28 जन 1945 की। उत्तराखंड के छोटे से पौरी गढ़वाल नाम के एक गांव में अजीत डोवाल जी का जन्म होता है। इनके फादर जो थे वो मेजर थे आर्मी में और इनकी मदर फॉर्मर सीएम एचएम बहुगुणा की चचेरी बहन थी। क्योंकि इनके फादर की पोस्टिंग अजमेर राजस्थान में हुई थी, तो इनकी स्कूलिंग किंग जॉर्ज इंडियन मिलिट्री स्कूल, जो कि अब बाद में अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, वहां से हुई थी। इन्होंने अपनी बैचलर्स इकोनॉमिक्स में की थी फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी इन 1967 और उसके एक साल बाद ही इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था और उसके बाद इनकी पोस्टिंग कोट्याम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है वहां पे हो जाती है। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है और ये एएसपी बना दिया जाता है। 28 दिसंबर 1971 के दिन एक इंसिडेंट हैपन होता है थालासरे में। हुआ क्या था, नूरजहां नाम के होटल के फर्स्ट फ्लोर से किसी ने चप्पल फेंक के मारी थी। ये फाइट मेजरली आरएसएस और सीपीएम के लोगों के बीच में थी। लड़ाई दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उस टाइम पर 140 डेथ रिपोर्ट्स हुई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस भी वहां जाने से डर रही थी। उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड होम मिनिस्टर के करुणाकरन जी थे और वो एक ऐसा ऑफिसर चाहते थे जो कि वहां पर जाके उन दंगों को सॉल्व करवा सके। तो वहां के जो हायर ऑफिसर्स थे उन्होंने डोवाल जी का नाम रिकमेंड किया और इसके बाद उन सबकी बातों को सुनकर के करुणाकरन जी ने डोवाल को अपॉइंट कर दिया। इमीडिएटली वहां पर जाते ही उन्होंने छोटी छोटी सी इंटेल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी। वहां पर जाते ही उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो लोगों के सामान लूटे गए हैं वो उनको वापस दिलवाया जाए। इन्होंने जाते ही आरएसएस और सीपीएम दोनों ग्रुप्स के लीडर को आइडेंटिफाई किया, उनसे बात की, उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया और उनसे बात करने के बाद आरएसएस और सीपीएम दोनों ग्रुप के लीडर्स जो होते हैं वो इनके साथ एग्री कर जाते हैं। लोगों के जो भी सामान खोए हुए थे या फिर जो लूटे गए थे वो उनको वापस दिलवा दिए जाते। हालांकि डोवाल 5 महीने के लिए थालासरे में पोस्टेड थे। उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर एंड इन मिड ऑफ 1972 ये आईबी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से इनकी कैरियर की शुरुआत होती है एज इंडियन जेम्स। सेम ईयर ही इनकी शादी भी हो जाती है अरुणी डोवाल से एंड आगे चल के इनके 2 बच्चे भी होते हैं, विवेक डोवाल एंड शौर्य डोवाल। तो एक तरफ दिल्ली में डोवाल आईबी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मिजोरम को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। हुआ क्या था कि बाय द टाइम ऑफ 1971 मिजोरम में सूखा पड़ने की वजह से वहां के लोग 1.5 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन की मांग कर रहे थे और ना मिलने पर लाल डेंगा नाम के आदमी ने एक मिजो फेमिनिन नेशनल फ्रंट, जो की बाद में मिजो नेशनल फ्रंट AKA-MNF के नाम से जानी जाती है, उसे फॉर्म कर दिया था। ये काफी ज्यादा वायलेंट और ये एक सेपरेट नेशन की मांग कर रहे थे इंडिया से। जो लाल डेंगा था, जो वहाँ की मिजो पॉपुलेशन थी, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उन्हें टारगेट करता था। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो लाल डेंगा और उसके 7 मेन कमांडर्स को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती। हालत बद से बदतर हो गई थी और एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो कि इंटरनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो रेदर देन फोर्स एंड वायलेंस के। सो 1972 में डोवाल का नाम बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि उन्होंने थालासरे में जो दंगे चले आ रहे थे उनको सॉल्व करवाया था। देन वो मिड 1972 में ही मिजोरम में पोस्ट कर दिए जाते हैं एज अ हेड ऑफ SIP। बाय द टाइम डोवाल वहां पे एंटर करते हैं 1972 में, वो छोटी छोटी सी इंटेल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं को लीडरशिप ऑफ MNF। डोवाल अपनी इंटेलिजेंस से ये आइडेंटिफाई कर ले आता है कि जो 7 मेन कमांडर्स हैं उनके बीच में कुछ बहुत इंटरनल डिफरेंसेस हैं। कुछ टाइम बाद ही डोवाल उन कमांडर्स के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं और तो और वो उन कमांडर्स को अपने घर पे भी बुलाते हैं डिनर के लिए। उनकी वाइफ अरुणी डोवाल जिनके लिए खाना बना रही होती है, उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि असल में वो एक मिलिटेंट है। पूरा ट्रस्ट गेन करने के बाद ही डोवाल अपनी निगोशिएशन स्किल्स स्टार्ट कर देते हैं। वो उन 7 मेन कमांडर्स को समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का साथ दें तो उनपे लगे जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो हटा दिए जाएंगे, मिजोरम को एक स्टेट घोषित कर दिया जाएगा और तो और इन्हें स्टेट गवर्नमेंट में एक पोजीशंस भी दी जाएगी, साथ ही साथ इनके जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। डोवाल की इस स्ट्रेटेजी की वजह से 2 साल के अंदर ही 6 आउट ऑफ 7 कमांडर्स उनकी बात सुन लेते हैं और तो और उनके साइड आ जाते हैं। इसके कारण लाल डेंगा को काफी बड़ा सेटबैक लगता है और उसका पूरा मोमेंटम छूट जाता है। इस ऑपरेशन के बाद उनकी एक अलग ही लीग बन गई थी, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। यहाँ पे अजीत डोवाल मिजोरम में थे और उसी टाइम पर सिक्किम जो की एक प्रिंसली स्टेट था, वहां के राजा पालदेन नमग्याल एक फनी ट्रैप में फंस जाते हैं यूएस की सीआईए एजेंट हूप कुक के साथ और उससे शादी कर लेते हैं। हूप कुक जो कि यूएस की सीआईए एजेंट थी, वो वहां की रानी बन जाती है।
पैरेलली होप कुक यूएस की सिटीजनशिप अपेंडन कर देती है और वो सिक्किम की नेशनैलिटी ले लेती है टू प्रेजेंट हरसेल्फ एज अ डिवोटेड क्वीन। बट इन रियल कुछ और ही चल रहा होता है। होप कुक अपनी पॉलिसीज लाना स्टार्ट कर देती हैं और तो और रोमांस और रॉयल सेरेमनीज के पीछे गैंगटॉक्स की राजनीति में अमेरिका का हाथ साफ साफ नजर आने लगा था। बाय द टाइम ऑफ अर्ली 1970s टेंशन काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई थी और तो और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे यूएस भी इंडिया के मूव्स को अपोज करता है। इवन जो यूएस के सीनियर लीडर्स थे उन्होंने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को काफी उल्टा सीधा बोला था। इंदिरा गांधी जो कि उसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, वो रॉ के हेड आर.एन. काओ से बात करती हैं। आर.एन. काओ एक प्लान बनाते हैं कि वहां पे जो लोकल पार्टियां, जो छोटी छोटी सी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करके इन्फ्लुएंस करके राजा के खिलाफ खड़ा कर दो। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो राजा को बहुत मानती है और वो फिर इंडिया के ही खिलाफ हो जाएगी। उसी टाइम पे यंग इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीत डोवाल को मिजोरम का क्रेडिट मिलता है और इस टास्क के लिए भी इन्हें ही अपॉइंट कर दिया जाता है। डोवाल काफी सीक्रेटली वहां पे पहुंचते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि कांग्रेस की जो लोकल पार्टी होती है, सिक्किम नेशनल कांग्रेस, उनके हेड काजी उनसे बात करते हैं और इनको सेट कर ले जाते हैं और सारी चीजें एज पर प्लान होती हैं। और कुछ टाइम बाद ही जो लोकल जनता थी वो सिक्किम को भारत से जोड़ने के नारे लगाने लगती है। इससे राजा काफी प्रेशर में आ जाता है और काजी सिक्किम में इलेक्शन भी करवा ले जाता है और इसके बाद ही वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है। पीएम इसलिए क्योंकि अभी तक सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। इसके बाद काजी पीएम इंदिरा गांधी को लेटर भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हालत बद से बदतर होती जा रही है और यहाँ के जो राजा हैं वो लोगों के अधिकार छीन। और उसके बाद हुक कुक जो कि उनकी पत्नी होती हैं वो भी इनसे डाइवोर्स ले लेती हैं और वापस यूएस चली जाती हैं। ये एक इंसिडेंट ही नहीं था, इसका मतलब काफी गहरा है और ये दर्शाता है कभी कभी खूबसूरती भी जासूसी की दुनिया में एक पावरफुल वेपन बन सकती है। इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इंडिया को देखकर ही पाकिस्तान भी फ्रांस और चाइना की हेल्प से न्यूक्लियर बनाना स्टार्ट कर देता है। हालांकि फ्रांस बाद में पीछे हट जाता है लेकिन चाइना अभी भी मदद कर रहा होता है। तो उस टाइम पर अजीत डोवाल को इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट बना के इस्लामाबाद भेजा जाता है और डोवाल को ये चीज अच्छे से पता थी कि उनकी एक छोटी सी भी गलती उनकी जान ले सकती है। वहां जाते ही डोवाल का एक ही ऑब्जेक्टिव था, खान रिसर्च सेंटर जो कि है इस्लामाबाद, और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। तो डोवाल क्या करते हैं कि डोवाल एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं कि जिससे कोई भी उन्हें वहां पर पहचान ना सके। वहां पे वो भिखारी बन के घूम रहे होते हैं और वहां के जो आने जाने वाले लोग थे वो उन्हें कुछ ना कुछ देके जा रहे होते हैं। बट किसी को ये नहीं पता होता है कि इसके पीछे एक शातिर नजरें हैं जिन्होंने सबके मोमेंटम पे नजर रखा हुआ है। वो नोटिस करते हैं खान रिसर्च सेंटर से जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं, वो फ्रीक्वेंटली एक बार्बर शॉप विजिट कर रहे हैं। डोवाल उस शॉप के बाहर ही बैठे थे। सबको लगता है कि ये सिर्फ एक भिखारी है बट उनकी नजरें जो वहां पे गिरे हुए बाल थे उन पर थी। डोवाल उन बालों को चुपके से कलेक्ट करके इंडिया भेजते हैं और इंडिया में टेस्ट करने पे पता चलता है कि उस पे यूरेनियम और रेडिएशन के ट्रेसेस हैं, जिससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है। ये अपने कैरियर के 6 से 7 साल पाकिस्तान में थे और इन्होंने काफी सारे इंटेल्स भी दिए इंडिया को। एक बार होता क्या है कि वहाँ के एक लोकल ने इन्हें ऐसा हिंदू आइडेंटिफाई कर लिया था। उन्होंने बताया कि वो एक मस्जिद से वापस आ रहे थे और एक सफेद दाढ़ी में बैठा हुआ बंदा इन्हें बुलाता है और इन्हें पूछता है कि तुम हिंदू हो? वो कहते हैं कि नहीं। देन वो इनको एक छोटे से कमरे में लेके जाता है, डोर को लॉक करता है और फिर से इन्हें बोलता है कि देखो तुम एक हिंदू हो, तुम्हारे कान में छेद है। तो वो बोलते हैं कि बचपन में वो एक हिंदू थे, उन्होंने कान में छेद करवाया था पर बाद में वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। देन उस आदमी ने इन्हें समझाया कि देखो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, ऐसे घूमना सेफ नहीं। इसके बाद इन्होंने काफी सारे ऑपरेशंस किए लाइक ब्लैक थंडर, जिसमें खालिस्तानी गोल्डन टेम्पल में घुस गए